और युद्ध से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, एपीटीएन के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खाड़ी देशों का राष्ट्रपति ट्रंप पर बड़ा दबाव है। ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने का ये दबाव बताया जा रहा है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता नष्ट हो, साथ ही ये खाड़ी देशों का कहना है कि अच्छा समझौता नहीं तो जंग जारी रहे। देखिए किस तरीके से अब चौतरफा दबाव में अमेरिका भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। एपीटीएन के हवाले से बड़ा अपडेट है कि खाड़ी देशों का राष्ट्रपति ट्रंप पर अब दबाव बढ़ता हुआ। ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने का दबाव है, यानी कि खाड़ी देश ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा सौदा नहीं मिल रहा है, समझौता अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये जंग आप जारी रखिए। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनकी क्षमता को नष्ट करने को लेकर बात यहाँ पर कही गई है। तो खाड़ी देशों द्वारा ये मांग की गई है। ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि इस युद्ध को यूं ही खत्म ना किया जाए, पूरी तरीके से उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता को खत्म कर दिया जाए। तो जंग के बीच दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पहले बात ऑस्ट्रेलिया की। जंग से ऑस्ट्रेलिया में तेल और खेती का संकट बढ़ा। गेहूं की बुआई नहीं हो पाई क्योंकि खाद की कीमतें बढ़ गई हैं। दुनिया में करीब 30% खाद हॉर्मोज रूट से भेजी जाती है। तेल कीमत पर कंट्रोल के लिए फ्यूल पर टैक्स 50% घटाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने जल्द जंग खत्म करने की मांग की है और पूछा है कि ट्रंप ईरान में अपना मकसद साफ करे। और अब बात ब्राजील की करते हैं। ईरान युद्ध के चलते चीनी महंगी हो सकती है। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक ब्राजील में संकट बढ़ा है। ऊर्जा की बड़ी कीमतों का असर अब चीनी मिलों पर भी नजर आ रहा है। चीनी मिल बायोफ्यूल का रुख करेंगी तो लागत और बढ़ जाएगी और इसका असर ब्राजील से लेकर दुनिया भर तक और साथ तौर पर चीन और पाकिस्तान में भी त्राहिमाम इससे मच सकता है। पहले से कमजोर पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। पाकिस्तान का शेयर बाजार रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। आटा, दाल, चावल जैसी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगी हैं और ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तेल और गैस के संकट को देखते हुए पाकिस्तान बड़े कदम हालांकि उठा रहा है। पीएसएल जैसे बड़े खेल का आयोजन खाली स्टेडियम में हो रहे हैं। तो वही बांग्लादेश के हालात भी अब आप देख लीजिए। बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात के लिए मशहूर है। उस बांग्लादेश के हवाई अड्डों पर कपड़ों का ढेर लगा है। वजह ईंधन की कमी और कई जगह एयर स्पेस बंद है। बांग्लादेश का रेडीमेड कपड़ा कारोबार चौपट हो रहा है। दक्षिण कोरिया में भी हालात बुरे हैं। लोगों से कम समय तक नहाने की अपील की गई है। पानी गर्म करने के लिए ईंधन पश्चिम एशिया से लेता है। ईरान जंग के चलते ये सप्लाई चेन अब टूट गई है। तो वही थाईलैंड में भी किस तरीके के हालात है वो समझिए। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने लोगों को एसी कम चलाने की सलाह दी है। ऊर्जा बचाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने को कहा है और प्रधानमंत्री खुद छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनने लगे हैं ताकि गर्मी कम लगे और पंखा एसी की जरूरत कम पड़े। तो वही फिलिस्तीन में भी देखिए, फिलीपींस में कैसे असर इस युद्ध का दिख रहा है। सरकारी कर्मचारियों को कहा गया है कि लिफ्ट से ना चले। ऊर्जा बचाने के कड़े उपाय को सख्त रूप से अपनाया जाए क्योंकि पश्चिम एशिया से पहुंचने वाली सप्लाई रुकी हुई है। तो ये तमाम देश देखिए किस कदर हालात यहाँ पर हो गए हैं, किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। सबके बीच मार्केट एक्सपर्ट्स युद्ध की स्थिति पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो सुनिए। सबसे पहले मैं इंडिकेटर हमेशा ये देखता हूँ क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइस 115 पे पहुंच गया है, तो ये बड़ा नेगेटिव रहा है हमारे मार्केट के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए। एंड जब तक वेस्ट एशिया में सिचुएशन नहीं इम्प्रूव होती तब तक ऐसा नहीं होता है कि ये एनर्जी प्राइसेस जो एलिवेटेड लेवल पे है वो नीचे आ सकते हैं। और जाहिर है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। और अगर हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि ये हाई एनर्जी प्राइसेस काफ़ी इन्फ्लेशनरी होगा तो उसकी वजह से डिमांड में थोड़ा सा स्लम्प आ सकता है और जिसकी वजह से कॉर्पोरेट के टॉप लाइन और अर्निंग्स में फ़र्क आ सकता है। दूसरी बात यह है कि डी एस्केलेशन के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अब तक जो भी चल रहा है कि दोनों पार्टी जो है वो एग्रेशन मोड में है और उसको चलते आज भी नर्वसनेस मार्केट में छाई हुई। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 8 मुस्लिम देशों की इजराइल को बड़ी चेतावनी। यरूशलेम में प्रेयर पर रोक को लेकर इजराइल की निंदा की है। 8 देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इन देशों में कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र शामिल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ये बयान संयुक्त रूप से जारी किया गया। तो 8 देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी करके इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। आपको बता दें कि यरूशलेम में प्रेयर पर रोक लगाई गई थी और उसके बाद से ये मामला लगातार गर्माता हुआ और इन सब के बीच अब चौतरफा इजराइल की निंदा हो रही है।
बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बड़ा अपडेट है। राष्ट्रपति पेजेश्किन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। शर्तों पर पूर्ण विचार करने के बाद युद्ध समाप्त करने पर फैसला इस पर किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई ईरान में। जिस तरीके के हालात दुनिया भर में बने हुए हैं, खासतौर पर ईरान में इस वक्त बने हुए हैं, क्या बड़े फैसले इन तरीके की तमाम बैठकों में निकलकर सामने आते हैं। दुनिया भर की निगाहें उसी पर हैं। राष्ट्रपति पेजेश्किन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें शर्तों पर पूर्ण विचार करने के बाद युद्ध समाप्त करने पर फैसला करने को लेकर बातचीत हुई। तो युद्ध खत्म करने को लेकर ईरान चाहता तो है, लेकिन ईरान की भी अपनी शर्तें हैं, जो 5 सूत्रीय शर्तें जो अमेरिका के पास प्रस्ताव के रूप में ईरान पहले ही भेज चुका है। तो युद्ध को 1 महीना बीत चुका है। अरबों डॉलर का बारूद ईरान की फिजाओं में राख बन चुका है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका के हाथ आज भी खाली है। दुनिया पूछ रही कि क्या ट्रंप साहब की ताकत का सूरज ढल रहा है, क्योंकि 32 दिन के भीषण युद्ध के बाद भी नतीजा वही, ढाक के 3 पाते। परमाणु ठिकानों पर कब्जे के दावे हवा हो गए हैं। पेंटागन की साख पर सवाल उठ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की सुपर पावर वाली हनक अब झुंझुलाहट में बदल चुकी है। युद्ध से एग्जिट प्लान क्या और कैसा हो, इस बात पर अटक गई। ट्रंप की इन ताजा धमकी ने उन पुराने जख्मों को हरा कर दिया जिसकी शुरुआत 2025 में हुई थी। वो वक्त जब अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के जरिए ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने का दावा किया था। अब एक बार फिर ऑपरेशन चला, अरबों डॉलर का नुकसान, लेकिन नतीजा सिफर। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप उसी वॉर मोड में लौट आए जहां कूटनीति खत्म होती है और बारूदी वार शुरू। They are decimated right now. They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do, and you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका उस विध्वंसक खजाने तक पहुंच पाएगा जिसे ईरान ने जमीन के 7 पर्दों के नीचे छिपा रखा है। क्या अमेरिका के कमांडोज असंभव को संभव करने के लिए तैयार हो चुके हैं? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है ईरान का 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने अमेरिका में अपने साथियों को बता दिया है कि तेहरान किसी कीमत पर परमाणु बम बनाने वाला यूरेनियम नहीं रख सकता। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर तेहरान न्यूक्लियर मटेरियल नहीं देता तो फिर उसे जबरदस्ती हासिल करना ही होगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। जाते जाते ईरान को तबाह करने की धमकी। ट्रंप बिना लाग लपेट अपनी बात रखते हैं और उसकी वजह भी हो सकता है उन्हें उस ऑपरेशन की डिटेल्स दे दी गई हो जिनमें यह बताया गया कि ईरान से यूरेनियम आखिर लाना कैसे है। सीबीएस समेत कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां दशकों से ईरानी पहाड़ों के नीचे मौजूद सुरंगों में घुसने की ट्रेनिंग चल रही है। लास वेगस से करीब 107 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में नवादा नेशनल सिक्योरिटी साइट नाम का एक विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड है। रिपोर्ट्स है कि यहाँ पी टनल नाम की एक असली परमाणु परीक्षण सुरंग है जो जमीन से 900 फीट नीचे है। रिपोर्ट्स तो इस तरह की भी हैं कि अमेरिका ने अपने कुछ साइट्स पर ईरान के नातांज और इस्फहान जैसे दिखने वाले नकली बंकर्स और सुरंगें भी बना रखी हैं। दुनिया को मालूम है कि अमेरिका के पास स्पेशल फोर्सेस हैं जो दूसरे देश जाकर ऑपरेशंस को अंजाम देती है। नेवी सील से लेकर डेल्टा फोर्सेस तक, ओसामा से लेकर मादुरो तक सब कुछ जल्दी निपटा दिया। लेकिन इस बार कितना वक्त लगेगा? क्या 1 घंटे में सारा यूरेनियम बाहर आ जाएगा? रिपोर्ट्स कहती हैं ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को सिक्योर करने में घंटे नहीं बल्कि कई दिनों का वक्त लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खबरें हैं कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को अलग अलग जगह छिपा रखा है। ईरान का करीब आधा संवर्धित यूरेनियम इस्फहान में, बाकी इस्फहान से 70 मील दूर नातांज में छिपा हो सकता है। इसके अलावा IAEA को लगता है कि ईरान ने कुछ संवर्धित यूरेनियम नातांज के पास पिकैक्स पहाड़ों के नीचे न्यूक्लियर फैसिलिटी में छिपा दिया है। अब इन सभी जगहों से संवर्धित यूरेनियम को निकालने के लिए अमेरिका को कई ऑपरेशन चलाने होंगे, अलग टीम बनानी होगी, कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा और ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सवाल तो ये भी है कि ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए कितने सैनिकों की जरूरत होगी और वो कौन सी डिवीजन है जो इस टास्क में हिस्सा ले सकती है। सीबीएस की रिपोर्ट कहती है ऑपरेशन ईरान यूरेनियम के लिए कम से कम 1000 सैनिकों की जरूरत होगी। यूएस आर्मी रेंजर्स इस ऑपरेशन को लीड कर सकते हैं। बताया जाता है कि स्पेशल फोर्सेस के साथ
75वीं रेंजर रेजिमेंट यूरेनियम निकालने की ड्रिल कर चुकी है। इसमें सैनिकों ने एक डमी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कब्जा करने और वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रैक्टिस की थी। हालांकि एयर सपोर्ट के लिए 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का रोल भी अहम होगा, क्योंकि ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना भी होगा। और ईरान तो अब लगातार कह रहा है कि वो अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करेगा। अब इस मिशन का सबसे अहम पड़ाव होगा यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करके उसे सुरक्षित तरीके से वापस लाना। और इसके लिए सिर्फ नेवी सील्स या डेल्टा फोर्स ही काफी नहीं, क्योंकि यूरेनियम को छूने और उसे सुरक्षित करने के लिए एक्सपर्ट वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस की टीम भी चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम है एनडीटी, यानी न्यूक्लियर डिसेबलमेंट टीम्स। ये अमेरिकी सेना की सबसे विशिष्ट टीम है। इन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब स्क्वाड कहा जाता है। इनका काम ही दुश्मन के परमाणु ठिकानों में घुसकर उन्हें निष्क्रिय करना होता है। माना जाता है कि एनडीटी दुनिया की इकलौती ऐसी टीम है जो एक्टिव वॉर जोन में से भी न्यूक्लियर मटेरियल को हैंडल कर सकती है। इसके बाद है नेस्ट, यानी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम। ये अमेरिकी ऊर्जा विभाग की एक सीक्रेट टीम है, जिसमें टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं। ये लोग तय करते हैं कि यूरेनियम को किस बक्से में और कैसे ले जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अत्यधिक एनरिच किया गया यूरेनियम संभवतः 40 से 50 स्पेशल सिलेंडरों में मौजूद हो सकता है, जो स्कूबा टैंक से मिलते जुलते हैं। किसी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए सिलेंडरों को एक खास तरह के डिब्बे यानी ट्रांसपोर्टेशन कास्क में रखने की जरूरत होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन यूरेनियम वाले टैंक्स को पहले ट्रकों के जरिए स्पेशल सिक्योरिटी में कंटेन करना होगा, क्योंकि यूरेनियम से रेडिएशन लीक होने का खतरा हो सकता है। और इसके बाद यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने के लिए एक हवाई एरिया को सिक्योर करना होगा। अगर आसपास कोई हवाई स्ट्रिप मौजूद नहीं है तो उसे तैयार करना होगा, ताकि पहले इसे हेलीकॉप्टर्स या दूसरे विमान के जरिए बेस तक पहुंचाया जाए और फिर ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए उसे अमेरिका ले जाया जाए। लेकिन ईरान के जज्बे को देखते हुए इस यूरेनियम को हासिल करना फिलहाल आसान काम नहीं लगता।